Good evening, students. Welcome back to our YouTube channel. I'm non-physics myself, Rahul Chaudhary. So आज हम लोग क्लास 10 के एक बेसिक टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं, जिस टॉपिक का नाम था, जिस चैप्टर का नाम एक्जेक्टली अगर बात करूँ तो क्या है, लाइट। तो उस लाइट चैप्टर में अगर बात करें तो हम लोग अभी तक कुछ टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और उसके आगे आज कुछ टॉपिक्स को और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक हम लोग अगर बात करें तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आगे कंटिन्यू क्या करना है, इन चीजों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं और इसके बाद हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ने लगे हैं। सो देखिए, बेसिकली अगर बात करूं तो जब हम लोग ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था तो लाइट चैप्टर में अगर बात करूं तो अभी तक आपको पढ़ाया गया दैट इज रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन के बारे में आपको क्लियर किया गया कि जब आप लोग किसी मिरर के ऊपर लाइट गिराते हो तो वो लाइट हमेशा काम क्या करती है, वहां से रिफ्लेक्ट करके वापस आने की कोशिश करती है। जब आप किसी मिरर के ऊपर एक टॉर्च की लाइट या किसी एक लेजर की लाइट को गिराते हो तो वो हमेशा उस सरफेस से टकरा के वापस आने की कोशिश करती है, उसी मीडियम के अंदर वापस आने की कोशिश करती है। तो ऐसे वाली प्रोसेस को या ऐसे वाले फिनोमिना को हम लोग एग्जैक्ट नाम क्या देते थे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सो अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को क्लियर किया था और रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में समझा था। रिफ्लेक्शन के टोटल 2 लॉज थे और फर्स्ट की अगर बात करते हैं उसमें ये कहा गया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट जाके टकरा रही है उसी एंगल से लाइट हमेशा क्या होती है, टकरा के वापस आती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। इसी तरीके से सेकंड लॉ था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों अगर बात करें एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते थे। सो अभी तक अगर बात करूं तो हम लोग ने इस रिफ्लेक्शन के बारे में क्लियर किया। अब हम लोग क्लियर करते हैं आज, दैट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोगों ने अभी तक अगर बात करूं तो प्लेन मिरर बना चुके थे, प्लेन मिरर बनाने का तरीका क्या था वो हम लोग सब चीजें अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं। सो अब क्वेश्चन ये था कि हम लोगों को स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी और स्फेरिकल मिरर को बनाने का तरीका क्या था। इन सब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सो फर्दर मैं आप लोगों को वैसा ही समझाऊंगा, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया था। हम लोग बड़ी सारी कॉमन एग्जांपल्स लेके इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ की जो एग्जांपल्स उनके साथ इन चीजों को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को इन टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करता हूं तो हम लोग ने एक चीज क्लियर कर लेते हैं, मिरर बनाने का तरीका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर को मुझे समझाने के लिए वो टॉपिक थोड़ा सा रिलेट आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक अगर बात करूं तो हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज अच्छे से क्लियर कर चुके थे, गिलास क्या होता था। गिलास अगर बात करें एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल होता था जिसमें से अगर बात करें तो लाइट को पास किया जा सकता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो ये देखिए, ये स्पेक्स की जो लेंस है ये भी एक गिलास का ही हिस्सा है क्योंकि जब आप इसमें से लाइट को पास आउट करोगे, लाइट अगर बात करें तो इससे पास करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएगी। आप इस चीज को यहां से एनालाइज कर सकते हो, एक मीडियम से लाइट पास होकर दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये भी एक फिनोमिना किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये गिलास के बारे में। लेकिन जब आप इस गिलास की सरफेस के ऊपर पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हो तो पॉलिश करने के कारण अगर बात करूं तो लाइट कभी भी एक मीडियम से क्रॉस होकर दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती। मैं इसकी फर्दर एक एग्जांपल से आप लोगों को इस चीज को क्लियर करता हूं। देखिए, ये मेरे पास एक स्फेरिकल गिलास है। अब इस स्फेरिकल गिलास का नाम क्या है वो आप लोगों को फर्दर डिटेल में आगे जाके पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये चीज क्लियर करिए। देखिए, इस सरफेस की अगर बात करते हैं इस मिरर में आप लोग यहाँ से अपनी फेस को देख सकते हो, बट यहाँ पे अगर बात करूं तो पॉलिश किया हुआ सरफेस है, यहाँ से आप लोग नहीं देख सकते। अब इसमें अगर बात करूं तो मैं लाइट अगर गिराता हूं तो लाइट कभी भी आपको पिछली वाली साइड से आती हुई नहीं दिख रही। इस साइड पे अगर बात करूं तो आपको लाइट नहीं आती हुई दिख रही, बट इस मीडियम में अगर बात करूं, जिस मीडियम में लाइट फेंक रहा हूं उसी मीडियम से लाइट टकरा के वापस आने की कोशिश हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हम लोगों को क्या बनाने पड़ते थे, मिरर बनाने पड़ते थे। अब मिरर की अगर बात करें तो मिरर बनाने का तरीका क्या था, इन चीजों के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। सो देखिए, मिरर बनाने के लिए हम लोगों ने काम क्या किया, इसी ग्लास सरफेस के ऊपर पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। और किसकी पॉलिश की, हम लोगों ने सिल्वर कोटिंग करना स्टार्ट की। तो जब हम लोगों ने इस सिल्वर कोटिंग को इस ग्लास सरफेस की एक सरफेस पे इस चीज को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए ये सरफेस है, इसकी एक साइड पे पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके कारण अगर बात करूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो चुके थे, मिरर में।
अभी तक अगर बात करूं तो हम लोग ने एक प्लेन गिलास लेके इस प्लेन गिलास के ऊपर पॉलिश किया, और पॉलिश करने के कारण अगर बात करता हूं तो इसे प्लेन मिरर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो प्लेन मिरर की एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होती थी, वो प्रॉपर्टीज क्या थी? इसका बेसिक रीजन था कि प्लेन मिरर में जब आप लोग कहीं लाइट गिराते हो तो लाइट गिराने पे अगर बात करें तो जिस एंगल से वो लाइट जाती थी उसी एंगल से वो वापस आ जाती थी। ठीक है, ये बेसिकली अगर बात करूं तो प्लेन मिरर कभी भी लाइट को कन्वर्स या डाइवर्स नहीं कर पाता था। ये समझने में अगर बात करूं तो ये समझने में वैसा ही कंसेप्ट है जैसे आपको कहता हूं, मान लीजिए एक पाइप बेचता हूं, इस पाइप को मैं एक लड़के को देता हूं, उसे बोलता हूं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसे मोड़ दीजिए, इसे टर्न कर दीजिए, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस लाइट को, इस पाइप को मोड़ पाता, या इस प्लास्टिक या इस चीज को, रोड को मान लीजिए इस चीज को टर्न कर पाता। तो मैं क्या कहूंगा, जैसी भेजी थी वैसी की वैसी वापस आ चुकी है। इस लाइट की इस अगर बात करता हूं, रोड को ना तो मोड़ा गया, ना तो अगर बात करें कुछ और इसके ऊपर किया गया, बेसिकली जैसी थी स्ट्रेट थी वो स्ट्रेट की स्ट्रेट आ चुकी है। इसी तरीके से अगर बात करूं तो यहाँ पे भी अगर बात करें किसी प्लेन मिरर पे पॉइंटेड क्या रहता है, प्लेन मिरर पे जब आप लोग लाइट गिराते हो तो वो हमेशा उसी तरीके से पैरेलल बीम बना के फिर से वापस रिफ्लेक्ट होने की कोशिश होती है। लेकिन अब बात इस चीज की थी कि अगर हम लोग लाइट को कन्वर्स करना चाहें, कन्वर्स करने का मीनिंग होता है लाइट को एक जगह पे मिलाना, या फिर लाइट को डाइवर्स करना चाहते हैं तो डाइवर्स करने का तरीका क्या था, इन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हमारे सामने ये कंफ्यूजन थी, हम लोग किस तरीके से किसी लाइट को कन्वर्स या डाइवर्स कर पाए, इसके लिए हम लोगों ने फर्दर नए मिरर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब नए मिरर बनाए कैसे, इन चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। और इन लाइट को कन्वर्स करना या डाइवर्स करना, इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ी थी एक नई टाइप की मिरर की, जिन मिरर्स को एग्जैक्टली हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनाए, इन चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने ये चीज क्लियर कर चुके थे कि हमारे पास प्लेन गिलास होते हैं, प्लेन गिलास को अगर बात करें तो पॉलिश करेंगे तो ये प्लेन मिरर बन जाते थे। इसी तरीके से हम लोगों ने प्लेन गिलास की जगह हम लोगों ने कर्व्ड गिलास भी बनाना स्टार्ट कर दिए। और कर्व्ड गिलास कैसे होते हैं, कर्व्ड की अगर बात करें तो प्लेन मिरर को थोड़ा सा हीट करिए और मोल्ड कर दीजिए, मोल्ड करने पे आप इसे किसी भी शेप में ले सकते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने कर्व्ड टाइप के गिलास भी बनाना स्टार्ट कर दिए। उसमें से एक कर्व्ड गिलास की अगर बात करता हूं, जिस कर्व्ड गिलास को हम लोग क्या कहते हैं एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज स्फेरिकल गिलास। ये स्फेरिकल गिलास हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिए। अब इस स्फेरिकल गिलास की अगर बात करते हैं तो स्फेयर, ये चीज आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए। मोस्ट ऑफ बच्चों को ये चीज कंफ्यूजन रहती है कि स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्फेयर अगर बात करें 3D फिगर को इंडिकेट करता है, और 3D का मीनिंग क्या होगा, हाँ हर एक साइड से इस चीज को एनालाइज करिए, आप लोगों को ये एक जैसी दिखे, उस चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज 3D फिगर। बट अगर बात करता हूं तो सर्कल एक 2D फिगर है, इसे आप लोग कहीं पे भी अगर आप एनालाइज करोगे, इसे सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन से आप लोग देख पाओगे, वो एक जैसी दिखेगी। लेकिन अगर बात करोगे तीनों साइड से इस चीज को देखने की कोशिश करोगे, आपको वो एक जैसी नहीं दिखेगी। अगर आप मान लीजिए एक प्लेन एक सर्कल ले लेते हो, या सर्कल ले लेते हो, आप उसे ऐसा रखते हो यहाँ पे सरफेस पॉइंटेड पे, आप अपवर्ड की तरफ से देखोगे तो आपको ये सर्कल पॉइंट दिखेगा। लेकिन अगर आप साइड की व्यू से देखोगे तो आप लोगों को एक छोटी सी थिक अगर बात करें लेयर दिखना स्टार्ट होगी, वो इस तरीके से कर्व शेप में। तो हम लोग अगर बात करें तो वो 2D फिगर्स को इंडिकेट करता था। अब फिर से हम लोग इस स्फेरिकल गिलास की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी तक अगर बात करूं इस प्लेन गिलास को हीट करके ये कर्व्ड गिलास बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये कर्व्ड गिलास अगर बात करें तो अंदर से खाली होते हैं, जिसे हम लोग होलोस्फेयर कहते हैं। तो इस होलोस्फेयर को जब आप पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हो तो हम लोग क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो ये एक होलोस्फेयर का पार्ट है, जिसकी अगर बात करें तो पॉइंटेड क्या, आप इस होलोस्फेयर को जब पॉलिश करोगे तो पॉलिश करने के कारण अगर बात करें तो क्या बन जाता है, हमारा स्फेरिकल मिरर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस स्फेरिकल मिरर को हम लोगों ने टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब 2 हिस्से क्या थे और क्यों किया गया, इस तरीके से इन चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए अगर स्फेरिकल मिरर की बात करता हूं तो स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये कर्व्ड गिलास लिया, इस कर्व्ड गिलास को काटना स्टार्ट कर दिया। जब हम लोगों ने इसे काटा तो काटने के बाद ये कुछ दिखने में ऐसा दिखना स्टार्ट हुआ हम लोगों को। अब हमारे सामने 2 चांसेस बन रहे थे हम लोगों को, क्योंकि किसी भी गिलास को मिरर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक तरीका क्या सिखाया गया था, पॉलिश करना। वो भी कौन सी पॉलिश करना, सिल्वर कोटिंग थी। तो हम लोगों को इस मिरर को इस गिलास को अगर मिरर में कन्वर्ट करना है, स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 2 तरीके थे। या तो मैं पॉलिश करता है इसे बाहर वाली साइड, या तो पॉलिश करता है इसके अंदर वाली साइड।
तो हम लोगों ने इसे एक बार अंदर वाली साइड पॉलिश किया तो इसके एक कन्वर्जन पॉइंट से देखा इसने अलग टाइप की इमेज बनाना स्टार्ट कर दी, और जब हम लोगों ने इसे बाहर की तरफ पॉलिश किया तो इसके अंदर वाली साइड से देखा तो ये अलग टाइप की इमेज दिखा रहा था, इसकी अलग प्रॉपर्टीज बन रही थी। सो हम लोगों ने इसकी पॉलिशिंग के बेस पे इसे टोटल दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। जब आप लोग किसी स्फेरिकल मिरर के ऊपर अगर बात करते हैं तो बाहर वाली साइड पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस तरीके से हम लोग मिरर बना रहे हैं। ये एक स्फेरिकल गिलास था, इस स्फेरिकल गिलास को काट दिया, काटने के बाद ये एक हिस्सा बना। इस एक हिस्से में अगर बात करते हैं, अब पॉलिशिंग मैं कहां पे कर रहा हूं, सिर्फ बाहर वाली साइड। जब आप इसे बाहर वाली साइड से पॉलिशिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो अब देखिए आप देखना कहां से स्टार्ट करो, क्योंकि इस साइड तो पेंट हो चुका है। अगर इस साइड पेंट हो चुका है तो आप यहाँ पे कभी भी अपने फेस को नहीं देख पाओगे। आपको अगर अपना फेस देखना है तो आपको कहां पे आना पड़ेगा, आपको इस साइड बैठना पड़ेगा। अब देखिए इस साइड से जहां से आप लोग अपना फेस देख सकते हो उस सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां की तरफ, अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो जब आपको कोई स्फेरिकल मिरर अंदर की तरफ दबा होगा, जहां पे आप लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका अंदर की तरफ दबा होगा, तो ऐसे वाले मिरर को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कनकेव मिरर कहते हैं। इस कनकेव मिरर को कुछ बुक्स पे अगर बात करें एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एग्जैक्ट क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर बात करें जब आप इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराते हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब जैसे ही सरफेस से टकराती हैं, ये सारी की सारी रेज इस सरफेस पे टकराने के बाद जब वापिस आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापिस आती हैं, तो ये सारी की सारी रेज एक जगह पे मिलने की कोशिश करती हैं, अंदर की तरफ बेंड होके एक जगह पे मिलने की कोशिश करती हैं। तो इस पॉइंटेड के हिसाब से अगर बात करें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। ये एग्जांपल फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ एक एग्जांपल पॉइंट से, कि अगर बात करें मान लीजिए कहीं शादी चल रही है, जहाँ मान लीजिए कहीं एक रिश्तेदार के घर पे शादी हो रही है, तो पॉइंटेड क्या होगा, वो सबको कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ठीक है शादी पे आइए। अब क्या होता है, जिस दिन शादी रहती है तो क्या होता है, अलग अलग जगह से रिश्तेदार आगे क्या करते हैं, एक जगह पे मीट करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग रिश्तेदार कौन है, दैट इज ये हमारे अलग अलग रेस हैं। सारी की सारी रेस जब आ रही थी तो सब जगह पे आके अलग अलग जगह से आके क्या करते हैं, एक जगह पे मीट करने की कोशिश करें। तो इस एग्जैक्ट वर्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या हो रही है, कन्वर्ज होने की कोशिश हो रही है। सेम है यहाँ पे भी अगर बात करूं तो पैरेलल रेस आ रही है, जहां पे एक रेज आ रही है, यहाँ पे दूसरी रेज आ रही है। जब ये रेज इस सरफेस से टकराती हैं तो इस मिरर का काम है उस लाइट को बेंड करना, अंदर की तरफ कन्वर्ज करना। तो ये सारी रेज को कन्वर्ज करके एक जगह पे मीट करवाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे एक और नाम दे दिया गया, कन्वर्जिंग मिरर कहना स्टार्ट कर दिया। आप इसकी डिफाइन देख लीजिए, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड कहां, इनवर्ड की तरफ। देखिए अंदर की तरफ दबा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ दबा होगा। या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, फेस सेंटर टुवर्ड्स फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। तो देख लीजिए इस पॉइंटेड के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग क्लियर कर लीजिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो पॉलिश कहां करना था, बैक साइड पे, ये वाली साइड पे। इसलिए देखिए ये पॉलिशिंग सरफेस, यहां से आप लोग देख रहे थे कि अंदर की तरफ दबा हुआ था, ये हमारा आ गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद हमारा ओके, सो अभी तक आप लोगों ने कनकेव मिरर के बारे में अभी तक क्लियर किया था। सो अभी हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस चीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बता रहा था कि जब आप लोगों ने एक स्फेरिकल गिलास ले तो इस स्फेरिकल गिलास को सेंटर से काट देते हो, और काटने के बाद इसके ये दो हिस्से बनते हैं। इसमें से अगर बात करें, ये दिखने में एक हिस्सा ऐसा दिखता है। अब आप लोग अगर इसे पॉलिश कर रहे हो बाहर वाली साइड से, तो ये अंदर की वाली साइड से अगर बात करूं तो यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो इसे नाम दिया हम लोगों ने कनकेव मिरर। लेकिन अगर मैं वो पॉलिश हटा के यहाँ अंदर वाली साइड कर दूं, तो अब मुझे बताइए आप कहां से देखना स्टार्ट करोगे। हमें पता है कि इस साइड अगर बात करूं तो मैंने पेंट किया हुआ है, बट अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर बात करें पेंट नहीं किया हुआ, तो मैं इस साइड से अपना फेस देख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना फेस देख सकता हूँ, तो ये वाला सरफेस मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला मेरे लिए क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज पॉलिश सरफेस। अब अगर बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बात करें तो आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। इनवर्ड का मीनिंग क्या हुआ, अंदर की तरफ, आउटवर्ड का मीनिंग क्या हुआ, बाहर की तरफ। तो यहां से अगर बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे नाम क्या देते हैं, दैट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। इस कन्वेक्स मिरर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिस मिरर का नाम क्या रखा गया, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
अब डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये काम क्या करता है, जब इसके ऊपर कोई लाइट आके गिरती है, मान लीजिए ये एक लाइट आ रही है, ये लाइट आके इसके ऊपर, ये पैरेलल बीम मैंने इसके ऊपर फेंकी और जब लाइट इससे टकरा के वापस आती है तो वो लाइट इस तरीके से फैलना स्टार्ट कर देती है, बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाती है। इसलिए इस मिरर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिस मिरर का नाम क्या रखा गया, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। सो देखिए आप लोग इसकी डायग्राम से इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पास अगर बात करता हूं तो ऐसा ही सरफेस पॉइंटेड है। अब देखिए जब मैंने एक स्फेरिकल गिलास लिया, काट दिया और काटने के बाद ये हिस्सा दिखना स्टार्ट हुआ और कहने लगे कि पॉलिश कहाँ करना है, अंदर वाली साइड से, ये अंदर वाली साइड पॉलिश कर दिया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की तरफ निकला होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसे हम लोग एग्जैक्ट क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, कन्वेक्स मिरर। सो ध्यान रखिए कि दो चीजों को क्लियर कर चुका हूं मैं आप लोगों को। एक टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कनकेव एक कन्वेक्स। कनकेव मिरर में अगर बात करें तो इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या रखा गया, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरा मिरर जिसे हम लोग नाम कह देते हैं डाइवर्जिंग मिरर, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। सो अभी तक अगर बात करूं तो मैंने आप लोगों को मिरर्स के बारे में रिलेट कर चुका हूं। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम लोगों को उनकी कुछ टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप लोग कहीं दुकान पे जाते हो, मान लीजिए आप एक कीबोर्ड को ही खरीद लेते हो और कीबोर्ड को लेके आते हो, कीबोर्ड के ऊपर अलग अलग जितने भी यहाँ पे कीबोर्ड के स्विच होते हैं उनके ऊपर अलग अलग वर्डिंग लिखी होती है, जैसे कैप्सन लिखा होता है, एंटर लिखा होता है, बैक स्पेस लिखा होता है। तो आप सबका मीनिंग समझने की कोशिश करते हो, इस बैक स्पेस का मीनिंग क्या, आप पीछे आना, फिर इस तरीके से एंटर करने का मीनिंग क्या होता है। आप लोग अलग अलग इंडिविजुअली उनके स्विच के अलग अलग फंक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हो। इसी तरीके से इस स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो इस स्फेरिकल मिरर के अंदर भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों को अभी समझना पड़ेगा। इसलिए हमारा फर्दर एक टॉपिक बनाया गया जिस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर के साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनको हम लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ से साथ साथ में पैरेलल रेंज की डिफाइंस भी पढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ में अगर बात करूं उस डायग्राम के ऊपर इस चीज को समझाता जाऊंगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से क्लियर करना, क्योंकि अगला जो आप लोगों को टॉपिक रहेगा रे डायग्राम, उन रे डायग्राम्स को आप लोग तभी क्लियर कर पाओगे अगर आप लोगों को ये टर्म सारी की सारी क्लियर होगी। अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप कभी भी इन चीजों को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो रे डायग्राम बन कैसे रहेगी। सो मैं आप लोगों को क्लियर करते आता हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइए। देखिए हमारे पास अगर बात करें तो ये एक स्फेरिकल गिलास था। इस स्फेरिकल गिलास को जब मैंने यहाँ से काटना स्टार्ट किया, काटने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये स्फेयर दिखने में ऐसा होता है, 3D फिगर्स है। अब इस 3D फिगर में अगर बात करें, इस स्फेयर का अपना भी एक सेंटर पॉइंट होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर की अगर बात करें, ये स्फेयर दिखने में ऐसा है। ये 3D फिगर्स के अकॉर्डिंग ऐसा मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। अब इस स्फेयर का अगर बात करें तो कुछ ना कुछ इसका सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। जिस सेंटर की अगर बात करें तो इस सेंटर को, इस स्फेयर का जो खुद का सेंटर है, इस सेंटर को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सो प्लीज फर्दर इस चीज को क्लियर करिए। एक स्फेयर लेता हूं, इस स्फेयर की अगर बात करें तो इस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो देख लीजिए मैंने डिफाइन भी वैसी ही लिखी हुई है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म, जिससे वो मिरर बना हुआ है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट आता है आपका पोल। अब क्या होता है पोल, इस चीज के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये एक अगर बात करें तो स्फेरिकल स्फेयर था, स्फेरिकल की अगर बात करें, सॉरी स्फेरिकल मिरर था। इस स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट को आप लोगों ने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना। अब अगर मैं इसे काटना स्टार्ट कर देता हूं तो काटने के बाद ये दो हिस्सों में ऐसा दिखना स्टार्ट होगा। अब ये अगर बात करें तो ये वाला जो स्फेयर है, ये हाफ पोर्शन का जो स्फेयर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज पोल के नाम से जानेंगे। देखिए कैसे क्लियर करते हैं। ये स्फेयर था, इस स्फेयर की अगर बात करें, ये मान लीजिए इसका ये सेंटर पॉइंट है इसका। अगर देखा जाए तो ये यहाँ से जितना पोर्शन ऊपर छोड़ा, इतना पोर्शन मैंने नीचे वाली साइड पे छोड़ा, तो ये इसका सेंटर पॉइंट बना। इस सेंटर पॉइंट को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज स्फेयर, सॉरी पोल कहना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस मिरर को काटना स्टार्ट कर दूं, काटने के बाद ये दिखना ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये एग्जैक्टली अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे करके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे चलो सिंपली करके रखता हूँ, ये ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
इस मिरर में अगर बात करूं तो जब आप लोग यहाँ पे बाहर वाली साइड पे पॉलिश करना स्टार्ट कर दोगे, सॉरी फिर से ये मिरर लिया, इस मिरर की अगर बात करते हैं तो ये काटने के बाद हिस्सा ऐसा दिखेगा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इस सेंटर पॉइंट को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, पोल कहना स्टार्ट कर देंगे। ये क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए हम लोग इस चीज को इस डायग्राम से भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग ये कंसेप्ट को क्लियर कर पाओ। ये वाला सेंटर आपका था सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला पॉइंट था आपका दैट इज नोन एज पोल। ये पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रेडियस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। फिर से मैं ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों इन तीनों टर्म्स को। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली अगर बात करूं तो स्फीयर के सेंटर पोर्शन को कहेंगे। ये पूरा कंप्लीट स्फीयर, इस कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिनोट करने का तरीका क्या है, हम लोग इसे डिनोट करेंगे सी के साथ। इसी तरीके से सेकंड नंबर आया पोल। पोल का मीनिंग क्या रहेगा, जब आप लोगों ने ये स्फेरिकल मिरर लिया, इसे काटना स्टार्ट कर दिया, काटने के बाद ये एक हिस्सा लिया, इस हिस्से का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस हिस्से का जो सेंटर पॉइंट होगा, जैसे अगर बात करते हो मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहना स्टार्ट करेंगे, पोल कहना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से ये मिरर का सेंटर पॉइंट था दैट इज पोल, ये पूरे स्फीयर का सेंटर पॉइंट था, इसे हम लोग ने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी तरीके से सेंटर पोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या हुआ, सेंटर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। क्लियर? सो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म्स क्या, इन चीजों के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। सो अभी तक अगर बात करें तो हम लोगों ने क्लियर कर चुके थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, इस चीज के बारे में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें तो एक्सिस वर्ड इंडिकेट करता है लाइन को, और प्रिंसिपल मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो सबसे अलग दिखने वाली हो। देखिए इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं इस पॉइंटेड से। आप लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, मेरे पास ये एक मिरर है, इस मिरर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये एक रे ड्रॉ करता हूँ, ये दूसरी रे ड्रॉ करता हूँ। अभी तक आप लोग दो चीजों को क्लियर कर चुके हो, पहले इस चीज के बारे में मैं लिख देता हूँ। ये मेरा पोल पॉइंट होता है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम लोग पोल पॉइंट कहेंगे। और इसी तरीके से इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट को हम लोग एग्जैक्ट क्या कहते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस पॉइंटेड के हिसाब से ये पहली रे, ये मेरे पास अगर बात करें तो दूसरी रे गई, और इसी तरीके से ये मेरी तीसरी रे, इसी तरीके से सॉरी दैट ये आ गया पोल पॉइंट। और इसी तरीके से अगर बात करें तो ये मेरे पास फोर्थ रे, और इसी तरीके से ये मेरे पास फिफ्थ रे। इन पांचों रे में से अगर बात करें तो सबसे अलग रे अगर बात करें तो आपकी थर्ड नंबर रे दिख रही है। थर्ड नंबर रे में अगर बात करें तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस इस चीज क्या है कि एग्जैक्टली अगर बात करें वो रे एक साइड से कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरी साइड से वही रे अगर बात करें वही लाइन कहां से पास करने की कोशिश हो रही है, पोल से। जब आपकी कोई लाइन दैट मींस किसमें से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल में से पास करके जाए, या इन दोनों पॉइंट को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करेगी, उस लाइन को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए आप लोग एक्सिस की अगर बात करें तो लाइन है, लाइन ये भी है, ये भी है, सब लाइंस है, लेकिन सबसे अलग दिखने वाली लाइन कौन सी है, थर्ड नंबर। इसमें इसे एग्जैक्ट अब अगर बात करें तो हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्ट क्या है, तो आप लोग सिंपल वर्डिंग में अगर कहोगे तो लाइन ऐसी जो ज्वाइन किस पॉइंट को करती है, पोल एज वेल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, इस लाइन को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अपर्चर। अपर्चर का मीनिंग क्या होता है, देखिए हमारे पास जब स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो स्फेरिकल मिरर के साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ये अपर्चर। जैसे मैं एक कॉमन से एग्जांपल से आपको चीज को क्लियर करता हूं। देखिए अगर बात करें तो इस बॉल की अगर बात करें तो बॉल के साइज हमारे पास अलग अलग होते हैं। कुछ बॉल्स इससे साइज बड़ा रहता है और कुछ बॉल का साइज इससे कम रहता है। जब आप उन सब बॉल्स को काटोगे तो ये वाला जो डायामीटर है सब बॉल्स का क्या दिखेगा, आप लोगों को अलग अलग दिखेगा। अब ये इस बॉल का अगर बात करें तो डायामीटर इतना है, इस पॉइंटर के हिसाब से ये डायामीटर है इसका। लेकिन अगर आप लोग इससे बड़ी बॉल लोगे तो उस बड़ी बॉल की अगर बात करें उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये डायमीटर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को ही एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है दैट इज फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ को समझने से पहले आप लोगों को एक वर्ड समझना पड़ेगा, जिस वर्ड को हम लोग एग्जैक्ट क्या कहते हैं, फोकस।
सो फोकस क्या होता है, पहले इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए फोकस का मीनिंग होता है एग्जैक्टली अगर बात करें तो आप लोग इसे कॉमन एग्जांपल से समझने की बात करिए। आप लोगों ने घर पे सबने सेलफोन तो चलाते हैं, और सेलफोन में जब भी आप लोग कैमरे से पिक्चर को कैप्चर कर रहे हो तो आप लोग देखिए एक आइकन सा बना होता है। जैसे ही आप लोग कैमरा ओपन करोगे एक आइकन बना होता है, तो आप लोग जब किसी के आदमी की या किसी की भी पिक क्लिक कर रहे हो तो जैसे ही आप लोग पिक क्लिक करने की कोशिश करते हो तो आप लोग स्टार्टिंग में वो कैमरे में जो इमेज दिख रही है वो थोड़ी ब्लर दिखती है। तो कहते हैं कि फोकस करो थोड़ा सा, और फोकस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, वो सेंटर में जो आइकन है स्क्रीन के ऊपर बार बार 2 बार टच करते हो। जैसे टच करते हैं तो फिर पॉइंटेड क्या आता है कि वो आदमी जो जिसकी इमेज आप लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो वो इमेज आप लोगों को क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो फोकस एग्जैक्टली मीनिंग क्या रहता है कि फोकस का मीनिंग होता है किसी इमेज को शार्प करके देखना। और वो शार्प कब देख पाओगे, जब आप लोग वहां पे क्या करोगे, सारी की सारी लाइट्स को एक जगह पे फेंकने की बात करोगे। इसी तरीके से जब कोई लाइट यहां से अगर बात करें तो इस मिरर के ऊपर गिरती है, तो मिरर से गिरने के बाद जिस पॉइंट पे जाके वो सारी की सारी रेस आके एक जगह पे मीट करने की कोशिश करेगी, उस पॉइंट को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फोकस। तभी तो हमारी इमेज क्या होती है, आप लोगों को क्लियरली दिखना स्टार्ट होती है। तो फोकस पॉइंट किसे कहेंगे, जब सारी की सारी रेस जाके टकरा के वापस एक पॉइंट पे मीट करने की कोशिश करेंगे, जहां पे भी वो मीट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फोकल लेंथ। सो क्या होता है फोकल लेंथ, इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। सो देखिए इस फोकस, और याद रखिए ये फोकस जो पॉइंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही हमेशा बनता है। आप कोई भी मिरर ले लीजिए, इट शुड बी कनकेव और कन्वेक्स, आपका जो फोकस पॉइंट बनेगा वो फोकस पॉइंट हमेशा कहां पे बना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बना होगा। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। फोकल लेंथ का मीनिंग होता है कि अगर बात करें तो इस फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ के नाम से जानेंगे। तो अभी तक अगर बात करें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड थी इस स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड हम लोगों ने उन चीजों के बारे में स्टडी किया है। अब हमारा फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर ए स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर ए स्फेरिकल मिरर का मीनिंग क्या होगा कि अगर बात करें, अब हमारे सामने जब हम लोग मिरर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को क्लियर करना स्टार्ट किया। पहला नंबर हम लोगों ने एक प्लेन मिरर से कर्व्ड मिरर बनाना स्टार्ट किया, जिसे हम लोग एग्जैक्ट क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से बनाने थे उन चीजों को क्लियर किया। फिर उसी स्फेरिकल गिलास को काटने के बाद हम लोगों ने 2 टाइप के मिरर बनाना स्टार्ट किए, वो भी हम लोगों को क्लियर हुआ। अब उनकी टर्म्स के बारे में रिलेट किया। अब हम लोगों ने काम क्या किया, मिरर बनाए क्यों थे, ताकि हम लोग अपनी रेज जितनी भी यहाँ पे फेंक रहे हैं उसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करवा पाए। अगर रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है उसके कारण उसकी इमेज भी बनी होगी। जब इमेज बनती है तो कुछ मिरर में जो इमेज बनती थी वो इमेज का साइज छोटा रहता था, और कुछ में जो इमेज बनती थी वो बड़ी बनती थी। कुछ में अगर बात करें मिरर के यहाँ पे जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड बनने की कोशिश होती, और कुछ में अगर बात करें मिरर के बिहाइंड बनने की कोशिश होती थी। जिस मिरर, जब आपके मिरर के बिहाइंड इमेज बनेगी तो उस इमेज को आप लोग एग्जैक्टली क्या कहते हो, दैट इज वर्चुअल इमेज। जब अगर बात करें तो स्क्रीन के ऊपर ही कैप्चर होना स्टार्ट हो तो उसे हम लोग रियल इमेज कहते थे। अब हम लोग अगर बात करें तो इनको ये समझना चाहते थे, इनकी अगर बात करें तो इन इमेजेस के बारे में समझना चाहते थे, ये इमेज बनती कैसे और किस तरीके से हम लोग क्लियर करें, ये इमेज कहाँ बनी है, मिरर के लेफ्ट साइड बनी है, मिरर के राइट साइड बनी हुई है। तो इन सब चीजों की कंफ्यूजन हमारे सामने आ रही थी। तो हम लोगों ने इन कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक साइन कन्वेंशन रूल बनाना स्टार्ट किया। जिस समझने में अगर बात करूं तो हम लोग भी डेली लाइफ में ऐसी ही चीज करते हैं। हम लोगों ने काम क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग हमेशा उसके लिए सिंबल क्या रखते हैं, प्लस रखने की कोशिश करते हैं। और जब किसी चीज को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करने का मीनिंग क्या होगा, माइनस लगाना। अगर मैं आपको कहता हूं +5 तो +5 का मीनिंग आप लोग अच्छे से समझ आओ, क्योंकि प्लस सिंबल आप लोगों ने याद रख लिया किस चीज के लिए था, वो इंक्रीज करने के लिए इंडिकेट कर रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ -5 और -5 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, किसी चीज को डिक्रीज करने के लिए, आप लोग ये भी चीज क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक अगर बात करें एक आइडिया बनाया, एक अगर बात करें एक ट्रिक बनाई हुई जिसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को क्लियर कर पाते हो। तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज करना, और नेगेटिव का मीनिंग क्या रहता है, डिक्रीज करना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन रूल बनाए, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो हम लोग यहाँ पे इन मिरर्स की जितनी भी इमेजेस बनेगी उन चीजों को क्लियर करेंगे। वो मिरर की लेफ्ट साइड बन रही है, वो मिरर की राइट साइड बन रही है, किस तरीके से, इन चीजों के बारे में।
सो देखिए पहला नंबर पॉइंट क्या था साइन कन्वेंशन का। जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट रखोगे, अगर आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं तो इनकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए पहले ये पॉइंट आप लोग क्लियर करिए। जब भी आप लोग मिरर इमेज बना रहे हो, आप मिरर के अंदर इमेज कैसी बन गई इन चीजों के बारे में देखना चाहते हो, तो याद रखिए आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा आपको। मिरर जैसे मर्जी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा आप लोगों को कहां रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। जैसे मैं कॉमन एग्जांपल से फिर से क्लियर करता हूं कि ये देखिए आपका कौन सा मिरर है, मैं यहाँ पे बैक साइड पे पॉलिश कर देता हूं, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट मुझे कहां पे रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड पे, तो मैंने यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं बात करता हूँ इस मिरर को, अब इस वाले मिरर की अगर बात करता हूँ, मैं पॉलिश अंदर वाली साइड कर देता हूँ, बाहर वाली साइड से देख रहा हूँ, तो अब अगर बात करें तो मैं ये फर्दर कहां पे ऑब्जेक्ट रखना है, लेफ्ट साइड पे। अब मैं मिरर को ऐसा बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जो मर्जी चांसेस हो, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा आप लोग कहां रखने की कोशिश करिए, लेफ्ट साइड पे। ये साइन कन्वेंशन का रूल है, ताकि आप लोग उस इमेजेस को आसानी से याद रख पाओ कि इमेज लेफ्ट साइड बन रही है कि राइट साइड। ये क्लियर। अब सेकंड नंबर पॉइंट अगर बात करूं, जितने भी डिस्टेंस है आप लोगों के, वो आप लोग कहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे, पोल पॉइंट से। अब पोल पॉइंट से मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर बात करें आप लोगों ने देखा होगा घर पे अगर कहीं स्केल होगा तो स्केल के जितने भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लीजिए स्केल में यहाँ पे 0.1 2 3 इस तरीके से सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। अब आप लोग जब भी मेजर करते हो तो कहां से करते हैं, 0 से करते हो कि 2 से करते हैं हम लोग स्टार्ट। हमेशा हम लोगों को पता है कि स्टार्ट कहां से करना है, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट करना, मेजर करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से इस मिरर में जब भी आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करोगे तो मेजर करने का पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा, आपका पोल पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसलिए जब भी आप किसी भी डिस्टेंस को नापने की कोशिश करोगे तो कहां से करेंगे हम लोग, पोल पॉइंट से। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कर देता हूं, ये चीज ध्यान से सुनिए। देखिए ये मेरा मिरर था, इस मिरर की अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते थे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। अब अगर बात करें तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे हैं, मान लीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट से लेके इस पोल तक जो डिस्टेंस है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइड पे इस चीज के बारे में लिख रहा हूँ, प्लीज ये अपनी साइड पे नोटबुक पे इस चीज को लिख लीजिए, ताकि आपके लिए एक ट्रिक बेस पे ये काम करना स्टार्ट कर देगा, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि एग्जैक्टली क्या पॉइंटेड था और किस तरीके से हम लोग इस चीज को बना पा रहे थे। तो देखिए अगर बात करें पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक जो हमारा डिस्टेंस है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक जो हमारा डिस्टेंस है, उसे एग्जैक्ट हम लोग किस नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करने की कोशिश करेंगे, यू से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक जो मेरा डिस्टेंस रहेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। इसी तरीके से पोल से लेके अब इसके अंदर जो इमेज बन रही होगी, इस मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है, इस पोल से लेके उस इमेज तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को एग्जैक्ट हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसे नाम क्या देंगे, दैट इज नोन एज इमेज डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। और इसे डिनोट किससे करेंगे, बी, बैंड वाली बी से। क्लियर हुआ, 2 पॉइंट क्लियर कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, इससे डिनोट करेंगे यू से। पोल से लेके इमेज तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से। अब थर्ड नंबर पॉइंट अगर बात करूं तो ये आप लोग क्लियर कर चुके हो, पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होगा, पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इसलिए आप लोग ये लिख सकते हो, पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। और इस फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एफ से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पॉइंट, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेरिकल मिरर था, इस स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसे डिनोट करूंगा मैं यहाँ पे। आप जनरली अगर अलग अलग बुक स्पेसिस को देखोगे तो अलग अलग डिनोशन दी गई है, आप इसे यहाँ पे h1 या व्हाटएवर जो आप लोग लिखना चाहते हो, तो हम लोग इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यहाँ पे h1 से डिनोट करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो इसके अंदर जो इमेज बनी होगी, उस इमेज की भी अगर बात करें कुछ हाइट रहेगी, उस हाइट को अगर बात करें तो किससे डिनोट करने की कोशिश करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे हाइट ऑफ इमेज, और इसे डिनोट करूंगा मैं h2 के साथ। सो अभी तक अगर बात करूं तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने आपको क्लियर किया जो हमारे यहाँ पे यूजेबल होनी थी। फिर से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, पोल से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से इमेज इमेज डिस्टेंस, पोल से फोकस तक फोकल लेंथ। इसी तरीके से अगर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक अगर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं।
अपवर्ड की तरफ ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। और इसी तरीके से अगर बात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें तो आगे जो इमेज बनी है इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, हाइट ऑफ इमेज के नाम से जानेंगे। तो देखिए अब इसके बाद लिखा हुआ है जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग इंसिडेंट रे। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है इंसिडेंट रे इसी तरफ जाएगी। जितने भी डिस्टेंस इस इंसिडेंट रे के अलोंग आप लोग नापोगे या मेजर करने की कोशिश करेंगे तो उनको एग्जैक्ट हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसी तरीके से इस इंसिडेंट रे के, क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से यहां से इंसिडेंट रे निकलेगी। अगर बात करें मान लीजिए ये टॉर्च ही रख लेता हूं, टॉर्च मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट यहां से जा रही है तो ये इंसिडेंट रे कहेगी। तो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल आप लोग जितने भी डिस्टेंस रहेगी जो इसी डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे उनको आप लोग क्या लेके चलोगे, जब भी आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव लेने की कोशिश करोगे। इसी तरीके से जो इसके ऑपोजिट चलने की कोशिश करेंगे तो उनको आप लोग क्या लेके चलोगे, नेगेटिव साइन लेके चलोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पॉइंट, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए आप लोग कौन सा साइन लोगे, पॉजिटिव। ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर आप लोगों को इस चीज के बीच में कंफ्यूजन हो रही है तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक हम लोग बनाते हैं। ट्रिक क्या है, आप लोगों ने मैथ में ये चीज तो अच्छे से पढ़ी थी कि हमारी जो राइट साइड पे एक्सिस होती है इसे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। जो हमारी लेफ्ट साइड पे एक्सिस होती है इसे हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। जो अपवर्ड की तरफ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और डाउनवर्ड की तरफ जो होती है उसे नेगेटिव वाई एक्सिस। इसलिए हम लोग इस सेंटर पॉइंट को क्या नाम के रखेंगे, नाम दे देते हैं फोर। तो आप सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हो, अगर कोई भी डिस्टेंस इस पोल की राइट साइड हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पोल की राइट साइड हुआ तो आप उससे क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। अगर आपको कोई भी डिस्टेंस इस पोल की इस साइड रहा, दैट इज लेफ्ट साइड रहा, तो लेफ्ट साइड के लिए आप लोग साइन क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। अगर आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर बात करूं, कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो आप लोग, उसे क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। और अगर आप लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड की तरफ कोई लेके चल रहे हो तो उसे आप लोग क्या लेके चलोगे, नेगेटिव के साथ, साइन के साथ लेके चलोगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग इस ट्रिक्स को सही तरीके से यूज करोगे आपका कोई भी क्वेश्चन इससे आप लोग निकाल सकते हो। रूल फॉर ट्रेसिंग द इमेज फाउंड बाय द कनकेव। सो अभी तक अगर बात करूं तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो किस तरीके से साइन कन्वेंशन रखने, किस रूल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग उनके साइन देंगे। और ये सिंपल सी ट्रिक से हम लोगों ने इस चीज को याद रख लिया। वो क्या थी, लेफ्ट साइड आया तो क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर राइट साइड आया तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर अपवर्ड आया दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड कोई डिस्टेंस को मेजर किया तो पॉजिटिव। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड रहा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। सो अब हमारे पास ये चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब हम लोगों ने काम क्या किया, इन मिरर्स के अकॉर्डिंग इमेज को बनाना स्टार्ट किया। जो मेरे हाथ में अभी इस वक्त मिरर है, इस मिरर को एग्जैक्टली अगर बात करूं तो नाम है दैट इज कनकेव मिरर। कनकेव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को यहाँ से एक पीक पॉइंट से देखोगे तो ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो जब कोई चीज अंदर की तरफ प्रेस हो, डिप्रेस हो, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ डिप्रेस हो, उस चीज को हम लोग एग्जैक्ट क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कनकेव मिरर कहते हैं। अब इस कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इमेज कैसी बनेगी, इन चीजों के बारे में हम लोगों को समझना था। लेकिन अगर बात करें तो उस चीज को लिख के भी हम लोगों को समझना था। अब इमेज अगर बात करूं तो ऐसा तो बना नहीं सकता, हम लोगों को एग्जैक्टली उस चीज को नोटबुक के ऊपर मेंशन करना था कि एग्जैक्टली वो इमेज बन कैसी रही होगी। क्योंकि इतना पता था कि जब रेस सारी की सारी आके एक जगह पे मिलती हैं, मीट करने की कोशिश करती हैं, तो उस वक्त हमेशा क्या होती है, इमेज बनना स्टार्ट होती है। लेकिन अब बात इस चीज की थी, हम लोग उस चीज को डायग्रामेटिकली वे से कैसे समझ पाए। अब डायग्रामेटिकली वे से समझने के लिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया। उस कंसेप्ट को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, रे डायग्राम। ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि हम लोग उन इमेजेस को समझने के लिए एक नया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन चीजों को ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली उस नाम क्या दिया गया उस कंसेप्ट का, रे डायग्राम। अब उस रे डायग्राम को समझने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल बनाए गए। ये समझते हुए वैसा ही जैसे मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई गेम खेलने के लिए कहा जा रहा है, तो गेम खेलने से पहले आप लोगों को कुछ रूल बताए जाते हैं, इस गेम के ये रूल रहेंगे। सेम है हमारे लिए भी ये एक गेम है। गेम क्या है कि हम लोगों को इस कनकेव मिरर को यूज करके इनकी इमेजेस को बनाना है। अब इमेजेस तभी बना पाऊंगा अगर मुझे इस गेम के पहले रूल पता होंगे। सो हम लोगों ने नेक्स्ट फर्दर इसी के बेस पे अगर बात करें एक टॉपिक बनाया, जिस टॉपिक का नाम क्या रखा गया, रूल फॉर ट्रेसिंग द इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर की अगर बात करें तो जो इमेजेस बन गया उनको कैसे ट्रेस किया जाए, कैसे हम लोग बना पाए, उनके लिए हम लोग ने पहले कुछ रूल समझना स्टार्ट किए। चलो आज समझते हैं हम लोग अब गेम के रूल किस तरीके से हैं, उन इमेजेस को बनाने के लिए क्या रूल पॉइंट है, इन चीजों के बारे में क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर बात करें टोटल 4 रूल है, इन चारों रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग को पूरी कहानी को क्लियर करना है। ये 4 रूल क्या बताते हैं, किस तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रे डायग्राम, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पॉइंट ऑफ एग्जाम टू पॉइंट। अगर बात करें सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड में, ये दोनों के लिए अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। अब वो डायग्राम्स आप लोग कभी बना पाओगे अगर आपके सामने ये रूल क्लियर होंगे। यह समझने में वैसे ही जैसे मैं आपको कहता हूँ कोई गेम खेलने जा रहा है तो जब तक उसे रूल क्लियर नहीं है वो गेम को अच्छे से खेल नहीं पाएगा। अगर रूल क्लियर है तो गेम अच्छे से खेल पाएगा। इसलिए आप लोगों को उस इमेजेस को बनाने के लिए पहले इन रूल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो पहला नंबर रूल क्या कहता है इस चीज के बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मीनिंग क्या समझते हैं। देखिए हमारे पास अगर बात करें तो ये कौन सा मिरर था, मैंने आपको बताया था जब कोई मिरर की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे ऐसे करके रख रहा हूँ, तो जिससे अगर बात करें तो पिछली साइड पे पॉलिश कर रहा हूँ तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ दबा होगा, तो उस सरफेस को हम लोग उस मिरर को एग्जैक्ट क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कनकेव मिरर कहते हैं। अब इस कनकेव मिरर में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पॉइंट कौन था, पोल, दैट इज मिरर का जो सेंटर पॉइंट पोल। और अगर बात करें तो ये स्फीयर का सेंटर पॉइंट था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच में हमेशा क्या आता है, फोकस पॉइंट, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ये हमारी लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज जो दो रेज हैं, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाली जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों जब कभी भी मीट ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर पाए, तो उन रेज को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल रे। क्या रूल कहता है कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, तो जब भी यहां से आ रही है मिरर पे पॉलिश की है तो हमें पता है कि ये मिरर को क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएगी, वहां से टकरा के वापस आएगी। तो यहां से टकरा के वो वापस जब आती है तो क्या कहती है, कहां से पास होती है, कि हमेशा कहां से पास होने की कोशिश करती है, फोकस से। रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जब भी कोई रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहां से पास करने की कोशिश होगी, फोकस से। ये चीज क्लियर हुई सबको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करने की कोशिश होगी, हमेशा फोकस से। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, a ray of light passing through the center of curvature of the concave mirror is reflected back along the same path। फिर से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस चीज को समझिए, ये मेरा कनकेव मिरर, इस कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, ये मेरा पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल कहता है कि अगर कोई रे सीधी जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, अगर मान लीजिए कोई रे सीधी जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो ये जाते वक्त ही इंसिडेंट रे, लेकिन जब टकरा के वापस आने की कोशिश करेगी तो वो किसी दूसरे पाथ पे नहीं जाएगी, वो सेम पाथ पे वापस आने की कोशिश करेगी। ये समझने में वैसा ही जैसे मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को कहा मैंने जाके प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे जाइए, तो वो मान लीजिए एक ट्रैक पाथ बनाता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, अगर वो वापस उसी रास्ते पे आएगा तो मैं क्या कहूंगा, सेम पाथ से वापस आया था वो। सेम ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो पॉइंटेड क्या था, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की कोशिश करोगे वो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से टकरा के वापस आने की कोशिश करे। ये चीज आप लोगों को क्लियर रखनी है। सो अभी तक 2 रूल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, a ray of light passing through the focus of the concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। ये रूल थर्ड अगर बात करें तो फर्स्ट का ऑपोजिट चलता है। फर्स्ट में क्या कहा गया, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी, तो ये रूल कहता है कि पहले ही अगर वो फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। मींस फर्स्ट रूल का ये ऑपोजिट रूल चल रहा है। तो देखिए अगर कोई रे सीधा फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से चलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना स्टार्ट हो जाएगी। जो रे जा रही है उस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे टकरा के आ रही है उस रे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास अगर बात करें तो ये कंसेप्ट भी बन चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये जाते वक्त इंसिडेंट रे और ये आते वक्त क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी तरीके से रूल नंबर 4 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर 4 में अगर बात करें तो पॉइंटेड क्या है, a ray of light which is incident at the pole of the concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis।
अब कहता है कि अगर कोई भी रे इस पोल पॉइंट से टकराती है, मान लीजिए ये गई, अब इस रे को हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे अगर बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री था, तो जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी तो वापस भी ये कितना एंगल बनाने की कोशिश करेगी, 30। जितना इससे वो इंसिडेंट करेगी इतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होने की बात करेगी। सो देखिए अभी तक अगर बात करूं तो हम लोगों ने ये 4 रूल को समझा है। ये 4 रूल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले जो टॉपिक है वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई तो समझिए आप लोगों को ये रूल पॉइंट और आगे जो इमेज डायग्राम बनानी है वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो देखिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकंड नंबर पॉइंट, अगर बात करें तो ये मेरे पास अगर बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे अगर पास करती है तो वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करके वापस चलती है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पॉइंट में क्या कहा गया, अगर कोई रे सीधा जाके फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चलेगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया, अगर कोई रे मान लीजिए 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री से जाके 4 पॉइंट पे टकराते, मान लीजिए 30 डिग्री किससे बना रही, वो प्रिंसिपल एक्सिस से, जब वो टकरा के वापस आएगी, दैट इज रिफ्लेक्ट करके आएगी, तो उस वक्त भी वो वापस कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री ही बनाएगी। ये आपको 4 रूल को याद रखना है। अगर आपको ये 4 रूल याद हुए तो कल का टॉपिक हमारे लिए और आसान रहेगा। अब कल के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उन चीजों को कल हम लोग जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपके दिमाग में कुछ इसकी ट्रिक्स वगैरह बनवा देता हूँ। वो ट्रिक्स क्या है आप लोग याद कर लीजिए थोड़ा सा। ये अगर बात करो तो आप लोगों को उन टॉपिक्स को क्लियर करना है तो रे डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सो प्लीज रे डायग्राम्स को एक बार जरूर रीड आउट कर लेना ताकि आप लोग कल का जो टॉपिक है उन चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और हो सके तो हम लोग कल इस चीज को एक्सपेरिमेंटली बेस से भी प्रूफेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले वो इमेज बनती कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक जो आप लोगों को अभी मैं बताने लगा हूं, प्लीज इस ट्रिक के बारे में समझ लीजिए ये ट्रिक क्या है और किस तरीके से काम करनी है। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आप लोग आसानी से इन रे डायग्राम्स को बना पाओगे, नहीं तो अदरवाइज बच्चों को इसी चीज के बीच में कंफ्यूजन होती है ये रे डायग्राम बनाए कैसे। आप लोग प्लीज इस रे डायग्राम को बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसके आगे आप लोगों को इसकी ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। सो देखिए रे डायग्राम कैसे बनानी है इस चीज के बारे में क्लियर है, सॉरी ट्रिक्स कैसी है इन चीज के बारे में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था आप लोगों को याद रखना है। देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि इमेज टोटल 2 टाइप की होती है। एक इमेज होती थी रियल इमेज, एक होती थी वर्चुअल इमेज। अगर किसी बच्चे को रियल एंड वर्चुअल इमेज नहीं कंफर्म तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना के एक एक्सपेरिमेंटली इस चीज को बना के आप लोगों को वहां पे डाल दूंगा ताकि आप लोगों को रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, अब अगर बात करता हूं तो कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर जो हमारा हम लोग कल जब इनकी रे डायग्राम्स बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आपको वहां से क्लियर होगा। ये 2 टाइप की इमेजेस के बारे में बताता है, एक रियल बनती है, एक कौन सी होती है, वर्चुअल। अब अगर बात करूं तो ट्रिक क्या है इस चीज को समझने की, ट्रिक ये है कि हम लोग कनकेव मिरर के केस में ये ट्रिक रखेंगे कि रियल कब कहेंगे, अगर आप लोग मान लीजिए लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखने की बात करते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट को रखने की बात करते हो, अगर वापस उसी साइड कहीं इमेज बन जाए, मिरर के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हो उसी साइड इमेज बनने की कोशिश होगी, उसी साइड अगर इमेज बन जाए तो उस इमेज को एग्जैक्ट हम लोग ट्रिक इमेज पे क्या याद रखेंगे, कौन सी इमेज है, रियल इमेज। और याद रखिए रियल के साथ हमेशा वर्ड क्या आता है, दैट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है, इन्वर्टेड का मीनिंग होता है उल्टा। ठीक है, कल मैं आप लोगों को इस चीज को और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ट्रिक आपके माइंड में इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब आप लोग कल थोड़ा सा आओगे इस लेक्चर को सुनने के लिए, ताकि आप लोगों का माइंड सेट पहले से ही क्लियर रहेगा, माइंड सेट पहले से ही वैसा रहेगा कि आपको ये क्लियर रहेगा कि रियल कैसे और वर्चुअल को कैसे पहचानना है। रियल का मीनिंग क्या रहेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा अगर उसी साइड इमेज बनी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज। अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके ऑपोजिट साइड पे इमेज बनना स्टार्ट हो, मीनिंग क्या रहा, देखिए ये मिरर था, इस मिरर का ये इस साइड मान लीजिए ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ये वन साइड, ये मिरर का दूसरी साइड, इसे हम लोग सेकंड साइड कह रहे हैं। अगर इस साइड ऑब्जेक्ट रखा इसी साइड इमेज बनेगी तो हम लोग क्या कहेंगे, रियल। अगर इस साइड ऑब्जेक्ट रखा और दूसरी साइड जाके इमेज बन गई उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये चीज आप लोगों को वहां पे क्लियर रखनी है।
और रियल के साथ हमेशा वर्ड क्या आता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है, उल्टा। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताऊंगा रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टी। ये समझने में मान लीजिए ऐसे है, जैसे मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए ये पेन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा होगा तो इसकी रियल इमेज कैसे बनेगी, रियल इमेज ऐसे बनेगी, पेन उल्टा दिखेगा आप लोगों को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रियल तो है लेकिन बात क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। लेकिन वर्चुअल के केस में अगर बात करूं तो वर्चुअल क्या होता है, वो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर तो नहीं होता, बट इसमें इमेज आपको हमेशा क्या दिखती है, सीधी दिखती है। इसलिए वर्चुअल के साथ हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, इरेक्ट यूज करते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या कोई भी डाउट रह रहा है, अगर आपको लगता है कि ये इसे थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।